वेलकम टू एग्ज़ाम ई वॉरियर्स। तो आज का इस वीडियो में मतलब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उसी के जो पहला वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। मतलब इसमें हम कुछ बेसिक जानेंगे कि जो ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है। ठीक है, ठोस होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। और तो इसी तरीके से मतलब आपको ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, शुरू में ही नहीं बंद कर देना है, तो लास्ट तक देखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। तो जो ठोस है उसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो ठोस होता है वो द्रव्य यानी कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है। सबसे पहले हमें पता करना है कि द्रव्य आखिर होता क्या है। तो द्रव्य मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, हमें अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे आसपास हम देख रहे हैं कि ये बोर्ड है, हमारे पास मार्कर है, ठीक है, ये कैमरा है, ठीक है, दीवार है, इस तरीके से मेज है, कुर्सी है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये सब की सब क्या है, द्रव्य हैं। ठीक है, ये जिन घटकों से मिलकर बनी हुई हैं ये सब के सब क्या है, वो पदार्थ से ही मिलकर बनी हुई, मतलब ये सब के सब द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो होता क्या है कि द्रव्य हम उसे कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है, यानी कि कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो। जिस भी चीज़ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसका घनत्व हो, जो स्थान घेरे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, द्रव्य कहलाते हैं। और हम अपने आसपास जितने भी द्रव्य होते हैं द्रव्य से घिरे हुए हैं। जो मनुष्य है वो द्रव्य से घिरा हुआ है अपने आसपास। मतलब अगर हम अपने आसपास कुछ भी देखते हैं तो वो क्या है, द्रव्य ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, और इसके जो द्रव्य होता है इसके कई रूप भी होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी इसमें हम जानेंगे कि द्रव्य जो होता है यानी कि जिसे मैटर या पदार्थ भी कहा जाता है, द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य अलग होता है, द्रव अलग होता है। ठीक है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि द्रव्य जो है वो द्रव ही है, गलती से मतलब बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। द्रव्य अलग होता है, द्रव अलग होता है। द्रव्य पदार्थ को कहा जाता है और जो द्रव होता है, द्रव्य की एक अवस्था होती है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य मतलब प्रत्येक वह वस्तु जिसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ घनत्व हो और जो स्थान घेरता हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड देखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता है। अब यहाँ पे जैसे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है तो जहाँ पे ये लगा हुआ है इतनी जगह घेर रहा है, इतना स्थान घेर रहा है और इसका घनत्व भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर भी क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है, द्रव्यमान है और साथ में ये भी स्थान घेरता है। इसे जहाँ पे भी रख देंगे उतनी जगह ये कवर कर लेगा, घेर लेगा, तो ये भी क्या है, द्रव्य है। तो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सभी के सभी क्या है, द्रव्य हैं। ठीक है, द्रव्य के एग्जाम्पल देना चाहें तो अपने आसपास आप लोगों को जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब के सब क्या है, द्रव्य ही होती हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेज, कुर्सी, पत्थर आदि, कुछ भी लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड, मार्कर। ठीक है, ये इंक, हालांकि इंक भी ये क्या है, ये भी एक द्रव्य ही है। ठीक है, तो ये जो द्रव्य होता है यानी कि जो मैटर होता है ये कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो कण होते हैं इनके चलने और न चलने के आधार पर, मतलब कणों की स्थानांतरी गति, या ये हम कह सकते हैं कि कणों के बहने के आधार पर जो द्रव्य होता है यानी कि पदार्थ होता है वो होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक को हम कहते हैं दृढ़ और दूसरे को कहा जाता है तरल। ठीक है, द्रव्य जो होता है कणों के बहने के आधार पर दो प्रकार का होता है, दृढ़ और तरल। ये जो दृढ़ होता है, दृढ़ किसे कहा जाता है, ऐसा द्रव्य या ऐसा पदार्थ जिसमें कणों की स्थानांतरी गति ना हो, मतलब उसके कण केवल एक ही जगह पर स्थित रहें, उसके कण एक जगह से दूसरी जगह पर गति ना करें, तो उसे कहा जाता है दृढ़। और तरल किसे कहा जाता है, तरल उसे कहा जाता है जिसमें मतलब पदार्थ, कोई ऐसा द्रव्य या पदार्थ जिसमें उसके कण स्थानांतरी गति करते हों, यानी कि उसके कण एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हों, वो कहलाता है तरल। जैसे ठोस है, ठोस क्या कहलाता है, दृढ़ है, दृढ़ के अंतर्गत ठोस आता है। और तरल हम देखते हैं द्रव और गैस। जो ठोस के कण होते हैं, इसके ठोस के कण स्थानांतरी गति नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते नहीं हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो इसी वजह से जो ठोस होता है वो दृढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है,
और जो द्रव और गैस देखते हैं, द्रव हम देखते हैं जैसे पानी है, पानी के जो कण होते हैं, अगर पानी को हम कहीं डालते हैं इस तरीके से, मान लो एक बॉटल में पानी हमने भर लिया, उसे ऐसे उड़ेल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसके कण हैं पानी क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही अगर हम मान लो एक बॉटल में पानी भरकर उसे ऐसे उड़ेलते हैं नीचे की तरफ, तो उसके जो कण होंगे, पानी के जो कण हैं वो नीचे बहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पानी के कण स्थानांतरी गति करना शुरू कर देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि बॉटल से पानी नीचे गिरने लगता है। अगर वो कण स्थानांतरी गति ना करें, जैसे वो पानी को अगर हम फ्रिज में रख दें वो बर्फ़ बन जाए, ठीक है, बर्फ़ बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जैसे ही ठोस बनेगा तो उसके जो कण है वो स्थानांतरी गति नहीं करेंगे, और जब हम उसे तब उड़ेलेंगे तो वो कण नीचे नहीं गिरेगा, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि अब जो कण थे वो ठोस अवस्था में आ गए हैं और अब वो स्थानांतरी गति नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से फिर वो अब नहीं गिरेगा। इसी तरीके से जो गैस होता है, गैस के जो कण होते हैं ये भी स्थानांतरी गति करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो ये भी स्थानांतरी गति करते हैं। तो तरल के अंतर्गत दो आते हैं, एक द्रव दूसरा गैस, और दृढ़ के अंतर्गत आता है ठोस, ठीक है। अब ये ठोस क्या होता है, ठोस हम देख रहे हैं कि द्रव्य का ही एक प्रकार है, द्रव्य की ही एक अवस्था होती है। जो द्रव्य होता है इसकी मुख्यता यहाँ पे हम मेनली जो मुख्यता होती हैं 3 अवस्थाएं हमें पता है, ठोस द्रव गैस। हालांकि इसकी और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्लाज्मा भी द्रव्य की एक अवस्था होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होती है वो भी इसकी एक द्रव्य की ही एक अवस्था होती है, ठीक है। तो लेकिन मुख्यतः हम जनरली पढ़ते हैं कि 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव और गैस। तो ये जो ठोस होता है वो आखिर क्या होता है, ठीक है, ठोस आखिर होता क्या है। तो ठोस में हमें पता है कि इसके जो कण होते हैं स्थानांतरी गति नहीं करते हैं, और इसके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो ये कोई ठोस का टुकड़ा है, ठीक है, तो होता क्या है कि इसके कण बहुत पास होते हैं, लगभग बिल्कुल एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़े रहते हैं, बहुत पास होते हैं इसके कण। तो बहुत पास होने के कारण, चूंकि हमें पता है कि जितने भी कण हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर बल लगा रहे होते हैं, यानी कि आकर्षण बल लगाते हैं। कोई भी वस्तु जैसे रखी हुई है, जैसे यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो वाइट बोर्ड है ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या करता है, दीवार पर भी बल लगाता है और दीवार इस पर भी बल लगाती है, ठीक है। चूँकि दोनों के द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो परिणामी बल जो होता है वो शून्य हो जाता है, इस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बोर्ड यहीं पे टंगा रहता है। जैसे इस मार्कर को अगर कहीं पे हम रख दें, मान लो मेज के ऊपर मार्कर को रख दिया जाता है, तो ये मार्कर भी क्या करता है, मार्कर एक अलग पिंड है, एक अलग वस्तु है, और जो मेज होगा वो भी एक अलग वस्तु होगी। तो ये मार्कर वस्तु पे भी बल लगाती है, और जो मेज है ये मार्कर मेज पे बल लगाता है और मेज मार्कर पे भी बल लगाती है, लेकिन दोनों के द्वारा लगाया गया जो परिणामी बल होता है वो 0 हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका कहीं पे विस्थापन नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि चूंकि जो ठोस है, ठोस के जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पास होने के कारण इनके बीच जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है इसे हम वान डेर वाल्स बल या अंतराण्विक बल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे अंतराण्विक बल भी कहते हैं और वान डेर वाल्स बल भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है, क्योंकि ये बहुत पास होते हैं, तो बहुत अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से इसके कण जो होते हैं वो स्थानांतरी गति नहीं कर पाते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। जबकि द्रव और गैस के कण क्या होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, तो दूर होने के कारण उनके अणुओं के बीच, उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही क्षीण होता है, ठीक है, बहुत क्षीण नहीं, लेकिन जो ठोस होता है, ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है यानी कि अंतराण्विक बल लगता है उससे थोड़ा सा क्षीण होता है, उससे थोड़ा सा कमज़ोर होता है। इसी कारण जो द्रव होता है उसके कण स्थानांतरी गति कर पाते हैं। स्थानांतरी गति करने का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो गैस होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब द्रव की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे ये मान लें, जैसे ये ठोस का था, मान लो हमारे पास ये द्रव है, द्रव में क्या होता है कि एक कण यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा दूर रहते हैं। जबकि जो गैस होता है, गैस अगर मान लीजिए एक बॉक्स इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस के अणु क्या होते हैं, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, इस तरीके से रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं,
इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होने के कारण इनके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल लगता है यानी कि आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही क्षीण होता है। इसी कारण इसके जो कण होते हैं और तेज़ी से फ्लो कर सकते हैं और तेज़ी से प्रवाहित हो सकते हैं, जबकि द्रव के कण जो होते हैं बहुत तेज़ी से स्थानांतरी गति नहीं करते हैं, लेकिन गैस के जो कण होते हैं बहुत तेज़ी से स्थानांतरी गति करते हैं। ठीक है, तो जो ठोस होता है, ठोस क्या होता है? ठोस जो है वो पदार्थ की ही एक अवस्था है, पदार्थ की ही एक अवस्था है, जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखा भी हुआ है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण स्थानांतरी गति नहीं करते हैं और जिसमें उसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। और बहुत पास पास होने के कारण क्या होता है, उनके मध्य जो बल लगता है जिसे वांडर वाल्स बल या अंतराण्विक बल कहा जाता है वो बहुत ही क्या होता है, प्रबल होता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है पदार्थ की वो कहलाती है ठोस अवस्था। ठीक है, अब ये जो ठोस होते हैं ना, ठोस अवस्था हो गया। अब इसी तरीके से अगर द्रव और गैस की परिभाषा आप देना चाहें तो द्रव और गैस की भी परिभाषा दे सकते हैं सेम इसी तरीके से। तो द्रव की परिभाषा बताइए जरा क्या हो जाएगी? द्रव की परिभाषा क्या हो जाएगी? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण स्थानांतरी गति कर पाते हैं, उसके द्रव और गैस के जो कण होते हैं वो स्थानांतरी गति कर पाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? द्रव की परिभाषा। द्रव की परिभाषा बना रहे हैं, क्या बनेगी? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण स्थानांतरी गति कर पाते हैं या करते हैं और जिसमें उसके अवयवी कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं एवं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या अंतराण्विक बल जिसे वांडर वाल्स बल भी कहा जाता है वह ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़ा सा क्षीण होता है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल तो आप चाहे दे ही सकते हैं। ठीक है, ठोस के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बर्फ़ है, मेज, कुर्सी, बहुत से एग्जाम्पल हैं। द्रव के तेल, एल्कोहल और पानी, ये सब क्या है? द्रव के एग्जाम्पल हैं। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो गैस की भी परिभाषा बना सकते हैं। गैस क्या होता है? गैस भी क्या होती है? पदार्थ या द्रव्य की एक अवस्था होती है जिसमें उसके कण स्थानांतरी गति करते हैं, बहुत तेज़ी से गति करते हैं और उसके अवयवी कण बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण होता क्या है कि जो गैस के कण होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसी वजह से उसके जो कण होते हैं बहुत तेज़ी से स्थानांतरी गति कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो पदार्थ की जो ऐसी अवस्था होती है वो कहलाती है गैस। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो है ठोस, यानी कि यहाँ पे हमें कुल मिला के ठोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द्रव और गैस के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमें पढ़ना है ठोस के बारे में कि आखिर ठोस होता क्या है। ठीक है, तो ये जो ठोस होता है, ठोस ये दो तरीके के होते हैं। कैसे? जैसे हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें दो तरीके के ठोस दिखते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम तोड़ते हैं, मान लो कोई ठोस है, उसे अगर हम किसी चीज़ से तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जबकि कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब तोड़ा जाता है तो वो बिखर जाते हैं, मतलब उनका एक निश्चित आकार नहीं प्राप्त होता, उनका क्रिस्टल नहीं प्राप्त होता है। तो जिनका क्रिस्टल प्राप्त होता है वो क्या होते हैं कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं उसी तरीके से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमार्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसमें से ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस जो है दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें से जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ये रियल ठोस होते हैं, मतलब जो वास्तविक वाले ठोस होते हैं, जो रियल में ठोस होते हैं, वो कौन से ठोस होते हैं? वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जबकि कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो देखने में हमें ठोस के तरीके लगते हैं लेकिन वास्तविक में वो होते नहीं हैं, वो वास्तविक में वो क्या होते हैं? ठोस नहीं होते हैं। तो वो ठोस कहलाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अवास्तविक ठोस या आभासी ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस या सत्य ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देखते हैं कि जैसे कांच है, रबड़ है, मक्खन है, प्लास्टिक है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक हम देखते हैं कि हमें लगता है कि ये क्या है? ठोस के तरीके लगता है, ठोस अवस्था लगती है, लेकिन रियल में क्या होता है कि रियल में ये ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, जब इन्हें हम तोड़ते हैं तो ये इनका एक निश्चित क्रम, इनका क्रिस्टल नहीं मिलता, हमें तोड़ने पर इनका क्रिस्टल नहीं प्राप्त होता है, ये मतलब बिना किसी उसके ऐसे ही टूट जाते हैं। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसे नमक है, नमक को आप तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। मान लो जैसे नमक का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसे अगर किसी चीज़ से तोड़ा जाए, जब तोड़ेंगे तो उसके जब छोटे छोटे पार्ट होंगे ना तो वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल हमें मिलते हैं नमक के।
ठीक है। तो इस वजह से जो नमक होता है, चीनी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टली सॉलिड होते हैं, यानी कि क्रिस्टली ठोस होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जबकि जो रबड़ है, मक्खन, प्लास्टिक, ठीक है, कांच, ये सब के सब क्या होते हैं, ये अक्रिस्टली ठोस होते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि जो कांच होता है वो क्या है, अक्रिस्टली ठोस है। तो यानी कि जो कांच है वो वास्तविक ठोस नहीं होते। तो कांच आखिर है क्या फिर, ठीक है। तो कांच क्या होता है, कांच होता है अतिशीतित द्रव। ये जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। जो कांच है वो क्या है, अतिशीतित द्रव होता है, मतलब कि इसे सुपर कोल्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है। ये है द्रव ही, जो कांच है वो द्रव ही है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर देने के कारण ये ठोस अवस्था प्राप्त कर लिया है। इसने ठोस अवस्था प्राप्त कर ली है, इसी वजह से इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ज़्यादा ठंडा करने के कारण, ठीक है। अब जैसे देखते हो कि जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनमें अगर कभी कांच लगा हुआ देखें आप लोग, तो उसमें देखेंगे कि जो अगर पुरानी बिल्डिंगों में जो कांच लगा हुआ है खिड़कियों में, तो उसमें जो कांच लगा होता है वो ऊपर की तरफ पतला और नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कांच है वो क्या है, द्रव है। और द्रव की क्या क्वालिटी होती है, द्रव की क्वालिटी होती है, द्रव का ये गुण होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसके जो कण होते हैं वो स्थानांतरी गति करते हैं। तो जब ये बहुत समय रखा रहता है, चूँकि ठोस अवस्था में होने के कारण ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल पाते, लेकिन इसके जो कण होते हैं, जो ऊपर वाले कण होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे आते रहते हैं। तो होता क्या है, जब समय बीतता है तो उसके साथ क्या होता है कि ऊपर के कण नीचे आ जाते हैं, तो जिसके कारण ऊपर का हिस्सा जो होता है कांच का वो पतला हो जाता है और नीचे का हिस्सा क्या होता है, वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं। ये क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टली ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, अवास्तविक ठोस होते हैं। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं इन्हें आभासी ठोस या अवास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इन्हें छद्म ठोस भी कहा जाता है, मतलब धोखा देने वाले ठोस। ये जो होते हैं ये हमें धोखा देने वाले ठोस होते हैं, मतलब हमें देखने में वैसे लगते हैं ठोस के तरीके, बट रियल में होते नहीं हैं, ठीक है। और ये वास्तविक ठोस होते ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनकी कुछ क्वालिटियाँ यानी कि कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस की कुछ क्वालिटियाँ क्या होती हैं, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि जो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस होता है ये आखिर होते क्या हैं, ठीक है। क्रिस्टली ठोस क्या होता है और अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि एक तरफ क्रिस्टली ठोस के बारे में लिख दिया गया और एक अक्रिस्टली ठोस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से इस तरीके से अध्ययन करने से आपको दो फायदा होगा। देखो कभी होता क्या है कि एग्ज़ाम में आपको क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस जो होते हैं इनमें अंतर लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो अगर कभी क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर पूछेगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में आपसे केवल क्रिस्टली ठोस की परिभाषा पूछी जाती है तो आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं। अभी बनाना सिखाएंगे कि हम कैसे परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे अक्रिस्टली ठोस पूछा जाता है कि अक्रिस्टली ठोस क्या होता है तो आप यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं। यानी कि केवल इतना पढ़ने से आप तीन काम कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो क्रिस्टली ठोस की परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे तो अक्रिस्टली ठोस की परिभाषा लिख सकते हैं, या आपसे कभी एग्जाम में क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा, तो भी आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर क्या होता है। दोनों के अंतर जान लेंगे तो फिर आसानी से इन्हें पता चलेगा कि हाँ क्या है, ठीक है। तो जैसे एक तरफ लिखा हुआ क्रिस्टली ठोस और दूसरी तरफ है अक्रिस्टली ठोस। तो अभी हमने बताया कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं ये रियल ठोस होते हैं, मतलब वास्तविक ठोस होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यह वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं, ये अवास्तविक ठोस होते हैं। क्योंकि ये देखने में हमें लगते हैं ठोस के तरीके, लेकिन वास्तव में ये होते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये अवास्तविक ठोस होते हैं। दूसरा देखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है। क्योंकि ये वास्तविक वाले होते हैं, सत्य में होते हैं, रियल में होते हैं, इस वजह से इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है। जबकि ये कहलाते हैं आभासी ठोस या छद्म ठोस, ठीक है। जो अक्रिस्टली ठोस होते हैं उन्हें छद्म ठोस या आभासी ठोस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये धोखा देने वाले ठोस होते हैं। छद्म का मतलब कोई व्यक्ति आपसे छल करे तो वो छद्म कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये जो अक्रिस्टली ठोस है ये छल करते हैं, इस वजह से इन्हें छद्म ठोस कहा जाता है। और ये आभासी ठोस है, हमें आभास होता है ठोस के तरह ये ठोस है, लेकिन वास्तव में ये होता नहीं, इस वजह से इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है। तीसरा देखते हैं
जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक 3D में व्यवस्थित होते हैं, मतलब 3 विमा में व्यवस्थित होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, साथ में 3 विमा में व्यवस्थित होते हैं, 3D में व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है इसके अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इनका कोई निश्चित क्रम व्यवस्थित नहीं होता। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, जैसे मान लो एक कण यहाँ पे है तो दूसरा इधर आएगा, तीसरा ऐसे आ रहा है, तो ये लगातार ये जो पैटर्न बनता है ये इनमें बनता रहता है। और अगर मान लो एक यहाँ पे आ रहा है, दूसरा जस्ट इसी पे आता है, इस तरीके से ये लगातार एक दूसरे से सटे हुए इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके जो कण होते हैं इस तरीके से पूरी तरीके से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। इसी कारण जब इन्हें तोड़ा जाता है तो हमें एक क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्योंकि निश्चित क्रम में ध्यान से तोड़ेंगे तो हमें एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसके जो कण होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। मान लो जैसे एक कण यहाँ पे व्यवस्थित है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तो हो सकता है चौथा यहाँ पे हो, पांचवा इधर आ जाए, छठा इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, ठीक है, हो सकता है एक इधर आ जाए। तो इस तरीके से होता है, मतलब एक इनका कोई खास पैटर्न नहीं होता। जैसे ये है, इसमें अगर चलेगा तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, इसका एक कण इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है, इस तरीके से इनमें एक निश्चित क्रम होता है। जबकि इनका जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी पैटर्न चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है जो इनका गलनांक होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट पे गलना शुरू हो जाते हैं, गलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता बल्कि निश्चित परास में होता है। जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जब अगर हम गलाना चाहें तो पहले मुलायम होती है, ठीक है, पहले मुलायम होगी उसके बाद गलना स्टार्ट होगी, ठीक है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो, ठीक है, अगर उसे आप गलाते हैं तो वो सीधा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, गलने लगती है। लेकिन जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या है, पहले वो मुलायम पड़ती है, मुलायम पड़ने के बाद फिर वो पिघलने लगती है, तब वो गलती है, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इनका गलनांक एक निश्चित परास में होता है, पहले गलना स्टार्ट हुई तब उसके बाद गलती है। तो इनका जो परास होता है, पॉइंट जो होता है, गलनांक बिंदु जो होता है वो एक किसी न किसी पॉइंट तक होता है, ठीक है। जबकि इनका फिक्स होता है, निश्चित रहता है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते हैं दीर्घपरासी। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी होने का मतलब इनका जो क्रम होता है वो दीर्घ, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक पैटर्न इनका बना रहता है। दीर्घपरासी का मतलब होने का इनका जो पैटर्न होता है वो बहुत दूर तक चलता है। जैसे ये पैटर्न देख रहे हो, एक के बाद एक जो कण है इसके ऐसे गोले सटे हुए हैं इस तरीके से, तो ये जो पैटर्न होता है ये इनफाइनाइट तक ऐसे लगातार चलता रहता है। इसी तरीके से ये भी, ये लगातार इस तरीके से ये चलता रहता है। ये भी इस तरीके से जो गोले होते हैं इस तरीके से एक दूसरे से जस्ट सटे रहते हैं, ये लगातार चलता रहता है। तो इसी वजह से ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, मतलब इनका जो पैटर्न होता है वो बहुत दूर तक चलता है, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये होते हैं लघुपरासी। लघुपरासी का मतलब है कि इनका जो पैटर्न चलता है, जो खास पॉइंट होता है ये कुछ दूर तक चलेगा, उसके बाद फिर बिगड़ जाता है, आगे बिगड़ जाता है, ठीक है। हो सकता है एक इधर आ गया, बिगड़ गया, इस तरीके से। तो ये होते हैं लघुपरासी, मतलब इनमें जो पैटर्न चलता है, जो मतलब इसमें कुछ दूरी तक इसके कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसके हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक इसके जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये दीर्घपरासी होते हैं और ये लघुपरासी होते हैं, ठीक है। छठा गुण इसका क्या है, यह विषमदैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यह विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक होने का मतलब है कि अगर हम कोई ठोस लें, कोई क्रिस्टल लें, कोई ठोस लेते हैं और उसके जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे चुंबकीय गुण है, उसका अपवर्तनांक है, उससे प्रकाश को गुजारें, उसका विद्युतीय गुण निकालें, तो अगर हम अलग अलग दिशाओं से निकालते हैं तो अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका अगर हम विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, अपवर्तनांक, ये सब जो भौतिक गुण होते हैं अगर हम अलग अलग दिशाओं से निकालते हैं, जैसे ये ठोस है, अगर हम इस दिशा से हो सकता है निकालें तो कुछ दूसरा आएगा, इस दिशा से निकालेंगे तो कुछ दूसरा मिलेगा, इधर से निकालेंगे तो कुछ दूसरा मिलेगा, इधर से निकालेंगे कुछ दूसरा मिलेगा। मतलब अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर इन सब का मान, जो विद्युतीय गुण है, अपवर्तनांक है, ठीक है, जो चुंबकीय गुण है, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। इसी वजह से क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में आप इनके जो भौतिक गुण है, जैसे चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण, अपवर्तनांक, प्रकाश, ठीक है, इन सब का जो भी मान निकालोगे, चाहे जिस दिशा से निकालो,
चाहे जिस दिशा से निकालो ये हमेशा क्या आएगा, समान आता है, कांस्टेंट आता है। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। तो ये हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ये ध्यान रखना, ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसके साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये बोर्ड पे क्यों लिखा जा रहा है, इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि आप लोग साथ में नोट्स भी बना सकें, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे, जैसे मान लो अगर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हमसे अंतर पूछा तो हम इस तरीके से लिख देंगे अंतर, ठीक है। लेकिन मान लो हो सकता है कि तुमसे केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कुछ अब आपको अलग से नहीं याद करना है, बस यहीं से हम उसकी परिभाषा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। मान लो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछ लिया कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो उनकी परिभाषा हम यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों में अंतर याद रखना है। अंतर पूछेगा तो भी हम आसानी से लिख लेंगे, और अगर दोनों की अलग अलग डेफिनेशन पूछेगा, अलग अलग परिभाषा पूछेगा तो भी हम आसानी से लिख लेंगे। जैसे मान लो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि क्रिस्टलीय ठोस आखिर होते क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिखनी है, या क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा हम यहीं से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि ऐसे ठोस जो वास्तविक होते हैं, ऐसे ठोस जो वास्तविक ठोस होते हैं और जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और जिनका गलनांक निश्चित होता है, और जो दीर्घपरासी होते हैं और विषमदैशिक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, और इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है। तो ये कंप्लीट परिभाषा बन जाती है क्रिस्टलीय ठोस की। एक बार फिर से देखेंगे क्या परिभाषा बनेगी, कैसे बनाएंगे। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ठोस जो वास्तविक ठोस होते हैं, जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनका गलनांक निश्चित होता है, और जो दीर्घपरासी होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, वो कहलाते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस, और इन्हें सत्य ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत से हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा है, आयरन, गोल्ड है, ठीक है, चांदी है, ये सब के सब क्या होते हैं, जितनी भी धातुएं अपने आसपास हम ठोस देखते हैं, ये सब के सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, हीरा जो होता है, ग्रेफाइट, ये सब के सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, नमक हम देखते हैं, ये भी क्या होता है, ये सब के सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी चाहें तो इसका जो 7वां अंदर था वो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते थे, जैसे, ठीक है। अगर हमें अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बनानी है तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे ठोस जो अवास्तविक ठोस होते हैं, अवास्तविक होते हैं, और जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसे ठोस जो अवास्तविक होते हैं और जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और जिनका गलनांक एक निश्चित परास में होता है। इसमें क्या था, निश्चित था, इसमें क्या होगा, इनका जो गलनांक होगा वो एक निश्चित परास में होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता है। और जो लघु परासी होते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और इन्हें छद्म या आभासी ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे ठोस जो अवास्तविक होते हैं एवं जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और जिनका गलनांक एक निश्चित परास में होता है, और जो लघु परासी एवं समदैशिक होते हैं, ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और इन्हें छद्म या आभासी ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इनके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कांच, ठीक है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, मक्खन, ठीक है, आदि। ये सब के सब क्या होते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मतलब देखने में हमें लगते हैं कि हाँ ये ठोस है, बट रियल में ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आप इस तरीके से, अगर आपसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं।
केवल क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पूछी जाएगी तो भी आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये 4 प्रकार के हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके जो कण होते हैं, कणों के मध्य जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, उनके आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कणों के मध्य जो बंध बनता है उनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आयनिक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसी में हम देखेंगे जो आणविक ठोस होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक ध्रुवीय ठोस और दूसरा अध्रुवीय ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस, जिसमें हाइड्रोजन बंध के द्वारा उसके परमाणु जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसके आधार पर, अभी हमने देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है, जो बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, उसके आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है, और आणविक ठोस। ठीक, ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं। तो इनके बारे में हम पहले अलग अलग अध्ययन करेंगे कि इनकी क्वालिटियाँ क्या होती हैं इनके, ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनके घटक कण क्या होते हैं, इनसे किनसे मिलकर बना होता है, इनके अणुओं के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, इनका गलनांक कैसा होता है, ठीक है, और इनकी जो विद्युतीय गुण होता है वो कैसा होता है। पहले हम इनके गुण के बारे में अलग अलग सबके बारे में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चाहें तो इसके माध्यम से इन सब की जो परिभाषा है वो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके बारे में, इनकी जो क्वालिटी होती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो उसी की सहायता से, ये जो देख रहे हैं जैसा कि इसी की सहायता से हम इनकी परिभाषा बनाना सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे याद करना है आप लोगों को, तो इसी तरीके से सारणी बनाकर आप लोगों को याद करना है। इससे क्या होता है कि बहुत ही आसानी से याद भी हो जाता है। उसके बाद फिर अगर याद हो गया, क्योंकि याद करने की प्रॉब्लम होती है, अगर याद हो गया तो फिर परिभाषा इसकी आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका जो पहला टाइप है वो कौन सा है? आणविक ठोस। अभी हमने बताया कि जो आणविक ठोस होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित। ठीक है, ध्रुवीय ठोस क्या होता है कि जिसमें ध्रुव उपस्थित होते हैं, यानी कि जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं धनायन या ऋणायन उसमें हो। ठीक है, तो वो होते हैं ध्रुवीय, जिसमें दोनों तरफ, एक तरफ प्लस हो और दूसरी तरफ माइनस। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं HCl है, इसे अयन के रूप में टूटते हैं तो एक तरफ आ जाता है H प्लस और दूसरी तरफ Cl-, तो उसमें ध्रुव उपस्थित रहता है। ठीक है, और SO2 है, SO2 माइनस होता है, उसमें भी कुछ न कुछ मतलब वो ध्रुव उपस्थित रहता है, कोई ना कोई आयन या धनायन या ऋणायन उपस्थित रहता है, तो वो ध्रुवीय कहलाता है। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो इसमें से पहला देखेंगे कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसके घटक कण कौन से होते हैं, मतलब ये किनसे मिलकर बना होता है। तो इसके घटक कण कौन से होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। मतलब ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है यह उन्हीं अणुओं से मिलकर बनता है जो ध्रुवीय होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा ध्रुवीय अणु मिलकर ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके घटक कण कौन से होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। और इनके अणुओं के बीच जो बल लगता है वो कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। उसे क्या नाम दिया जाता है? इसके अणुओं के बीच, चूंकि अणु हैं तो अणु एक दूसरे पे बल लगाते हैं, तो ये जो द्विध्रुव आणविक ठोस होता है इसके अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे कहा जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो जितने भी आणविक ठोस होते हैं इन सब का गलनांक बहुत ही कम होता है, और ये सब के सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। इन्हें कुचालक की जगह हम विद्युत रोधी भी कह सकते हैं कि ये विद्युत रोधी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसके घटक कण कौन से होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। अंतराण्विक बल कौन सा यहाँ पे लगता है? द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। इसकी भौतिक अवस्था यानी कि इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? निम्न गलनांक होता है। देख रहे हैं सबका निम्न गलनांक है। विद्युतीय गुण कैसा है? कुचालक होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे HCl है, SO2 है और NH3 है। ठीक, दूसरा जो आणविक ठोस होता है वो होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके घटक कण कौन से होते हैं? वो होते हैं अध्रुवीय अणु। ठीक है, और इनके बीच जो अंतराण्विक बल लगता है वो कौन सा होता है? वांडर वाल्स बल, वांडर वाल्स आकर्षण बल लगता है। और इनका भी गलनांक क्या होता है? इनका गलनांक अति निम्न होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं।
S8 है मतलब सल्फ़र है, फास्फोरस है, मीथेन है, ठोस CO2 है। ठीक है, जो ठोस CO2 होता है यानी कि इसे ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वगैरह उस तरीके से पूछता रहता है कि निम्न में से ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, जो ठोस CO2 होती है वो भी क्या होती है? अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आती है। और तीसरा इसका हाइड्रोजन आबंधित ठोस, यानी कि ऐसा आणविक ठोस जिसमें अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध लग रहा हो, मतलब जिसके अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हों। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसके घटक कण कौन से होंगे? इसके घटक कण वही होंगे जो हाइड्रोजन बनाने के लिए सक्षम हो, जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, वही इसके क्या होंगे? घटक कण होंगे। और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन बंध होगा और हाइड्रोजन बल लगेगा वहाँ पे। और इनका भी गलनांक क्या होगा? निम्न होता है। ये भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल में कौन आता है? जैसे बर्फ़ है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित होते हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि आणविक ठोस को अगर हमें याद करना है तो देख रहे हैं कि ध्रुवीय है तो घटक कण कौन होगा? ध्रुवीय ही होता है। अध्रुवीय है तो अध्रुवीय अणु होगा उसका घटक कण। हाइड्रोजन आबंधित है तो घटक कण कौन होगा? जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। ठीक है, इनके आकर्षण बल कौन सा लगेगा? ध्रुवीय है तो द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, और अध्रुवीय है तो वान डर वाल्स बल लगता है, और अगर हाइड्रोजन अबंधित तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है। इन सब का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। सब के सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप आता है क्रिस्टलीय ठोस का, वो होता है सहसंयोजक, या इसी को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कई परमाणु आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर बहुत से एक जाल जैसी, एक नेट की जैसे एक जाल होता है, नेट होता है, उस तरीके की कुछ संरचना बना लेते हैं। इसी वजह से जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उन्हें नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ठीक है, इसके घटक कण कौन से होते हैं? परमाणु होते हैं। यानी कि जो सहसंयोजक ठोस होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इनके परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है वो कौन सा होता है? वो होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, और इनका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, अति उच्च गलनांक, बहुत ज़्यादा होता है गलनांक। और इनका जो विद्युतीय गुण होता है वो कैसा होता है? ये विद्युत के क्या होते हैं? दुर्बल सुचालक होते हैं। मतलब अगर इनसे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे कार्बन का जो अपर रूप होता है ग्रेफाइट, उसे छोड़कर, ग्रेफाइट एक ऐसा है, उसे छोड़कर बाकी जो भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? दुर्बल सुचालक होते हैं। केवल कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, जिसमें से एक हीरा होता है इसका अपर रूप, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसे छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? दुर्बल सुचालक होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन में अब यहाँ पे दोनों आ जाएगा, कार्बन के दोनों अपर रूप, मतलब हीरा भी और ग्रेफाइट भी, बोरान, फास्फोरस, क्वार्ट्ज, सिलिका। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब सहसंयोजक के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो आता है वो होता है आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का जो तीसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है? आयनिक ठोस होता है। इसके घटक कण कौन से होते हैं? अब आयनिक ठोस है मतलब आयन से मिलकर बना होगा, तो इसके घटक कण कौन से होते हैं? धनायन एवं ऋणायन। धनायन और ऋणायन मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो कहलाता है उच्च वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। मतलब इनके बीच वैद्युत बल लगने लगता है। चूँकि धनायन और ऋणायन है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो वैद्युत बल कार्य करने लगता है। ठीक है, स्थैतिक वैद्युत बल। ठीक है, दो बल होते हैं, स्थैतिक वैद्युत बल और गतिकीय वैद्युत बल। तो यहाँ पे स्थैतिक वैद्युत बल लगता है, और इनका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। मतलब इनके बीच जो धनायन और ऋणायन के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। देखो यहाँ पे गलनांक से मतलब क्या होता है? गलनांक से मतलब जो अणुओं के बीच जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड को तोड़ देना। ठीक है, मतलब जिस भी परमाणु का या जिस भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, जो अंतराण्विक बल लगता है, अगर वो कमज़ोर है तो उनका गलनांक कम होता है। जिनके बीच आकर्षण बल, जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, उनका गलनांक उच्च होता है, क्योंकि वो तभी गलते हैं जब उनके अणुओं के बीच क्या होते हैं? अणुओं का अणुओं के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है, जो बल लग रहा है, वो बॉन्ड टूट जाता है। जैसे टूट जाते हैं तो जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? स्थानांतरी गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। मतलब वो स्थानांतरी गति कर सकते हैं और गलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए देख रहे हो कि जो ये अंतराण्विक बल है, इनके मध्य जो होता है वो वान डर वाल्स बल कार्य करता है। वान डर वाल्स बल एक क्षीण बल होता है, इसी से इन सब का गलनांक निम्न है। ठीक है, और इनका गलनांक क्या है? चूँकि वैद्युत स्थैतिक बल लगता है, और वैद्युत स्थैतिक बल इन सब की आकर्षण बल की तुलना में थोड़ा सा प्रबल होता है, ज़्यादा
प्रबल होता है। इसी वजह से इसका जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ठीक है, उच्च गलनांक हो जाता है। ये जो आयनिक ठोस होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं उस समय इनसे विद्युत का चालन नहीं होता, इनसे जो विद्युत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब इनका अगर हम विलयन बना दें, ठीक है, विलयन बना दें या गलित अवस्था में हो, तब इनसे विद्युत का चालन होने लगता है। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे जब जो वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है, जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आयनिक ठोस होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में, जैसे आयनिक ठोस में मान लो हमने नमक ले लिया NaCl, तो जब ठोस अवस्था में होता है तो इनसे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं प्रवाहित होता। लेकिन जब इसे हम पानी में डाल देते हैं, किसी विलयन में डाल देते हैं या गलित अवस्था में रख देते हैं, तो होता क्या है कि जो NaCl है जैसे ही गलित अवस्था में आता है या गलित अवस्था में आ जाए या विलयन में डाल दें, तो होता क्या है कि इसका Na+ आयन अलग हो जाता है और Cl- आयन अलग हो जाता है। ये जो NaCl होता है जैसे ही गलित अवस्था में आता है या इसे विलयन में घोला जाता है तो इसका Na+ आयन अलग हो जाता है और Cl- आयन अलग हो जाता है। तो चूँकि आयन के रूप में टूट जाता है, इस वजह से ये आयन जो होते हैं वो विलयन के अंदर विद्युत का चालन कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो विलयन होता है, विलयन के अंदर जो विद्युत का चालन होता है वो आयन करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन केवल ठोस अवस्था में ही करेंगे। जो पानी होगा, विलयन होगा, उसके अंदर जो विद्युत का चालन करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन अगर विलयन हो या गलित अवस्था में होता है तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे एग्जांपल है NaCl, KCl, CuSO4, ठीक है, ZnS, K2SO4, CaF2, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्न में से ये कौन सा ठोस है, ठीक है, इस तरीके से। चौथा आता है क्रिस्टलीय ठोस में धात्विक ठोस, ठीक है। इसका घटक कण कौन सा होता है, इसका घटक कण होता है धातु परमाणु, ठीक है, मतलब इसका घटक कण परमाणु होता है और इसके परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, वो होता है धात्विक बंध, ठीक है। और इनका गलनांक जो होता है पहले कम होता है, कुछ का कम होता है और कुछ का उच्च गलनांक होता है, ठीक है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब इनसे विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कापर है, ठीक है, आयरन है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, और जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं वो सभी के सभी इसके एग्जाम्पल में आती हैं। वो सभी की सभी क्या होती हैं, धात्विक ठोस होती हैं। तो ये इन सब में अगर कभी मान लो अंतर पूछता है तो वैसे भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से, या अगर यहाँ से आप चाहें तो इन सब की परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ध्रुवीय आणविक ठोस की आपको परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे, ऐसा आणविक ठोस जिसके घटक कण ध्रुवीय अणु होते हैं और जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, और जिनका गलनांक निम्न होता है, और जो विद्युत के कुचालक होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और बाद में एग्जाम्पल लिख देना जैसे करके, जैसे एग्जाम्पल HCl SO2 NH3। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप चाहें तो अध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा लिखेंगे, क्या बनेगी, ऐसे आणविक ठोस जिसके घटक कण अध्रुवीय अणु होते हैं, जिनके अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल लगता है और जिनका गलनांक अति निम्न होता है, और जो विद्युत के कुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है, वो अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे S8P4CH4 ठोस CO2 यानी कि शुष्क बर्फ, ठीक। तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इनकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसे आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध बनाने में जो सक्षम अणु होते हैं वो भाग लेते हैं और जिनमें हाइड्रोजन बंध बनता है और जिनका गलनांक निम्न होता है, और जो विद्युत के कुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे बर्फ और ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप परिभाषा बना सकते हैं इसकी। जैसे दूसरा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तो इसकी अगर परिभाषा बनाएं तो क्या लिखेंगे, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, चूंकि ये क्रिस्टलीय ठोस के टाइप हैं, तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके घटक कण कौन होते हैं, परमाणु होते हैं, और जिनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल क्या होता है, सहसंयोजक बल, मतलब जिनके परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध जो होता है वो सहसंयोजक बंध होता है, और जिनका गलनांक अति उच्च होता है, और जो विद्युत के दुर्बल सुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। चूँकि जब ये सहसंयोजक के द्वारा इसके परमाणु जुड़ते हैं तो एक नेट, एक जाल की जैसी संरचना बना लेते हैं, इसी वजह से इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है कार्बन, बोरान, फास्फोरस, क्वार्ट्ज, सिलिका, ठीक है। इस तरीके से आप परिभाषा बना सकते हैं।
तीसरा है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, मतलब जो धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना होता है और जिसके अणुओं के मध्य उच्च वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लगता है और जिनका गलनांक उच्च होता है और जो ठोस अवस्था में कुचालक और गलित या विलयन अवस्था में सुचालक का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आयनिक ठोस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे NaCl, KCl, CuSO4, ZnS, K2SO4, CaF2। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आता है वो होता है धात्विक ठोस। इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चूंकि क्रिस्टलीय ठोस का टाइप है तो हम क्या लिखेंगे परिभाषा? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके घटक कण धातु परमाणु होते हैं और जिनके धातुओं के बीच या परमाणुओं के बीच धात्विक बंध बनता है और जिनका गलनांक निम्न से उच्च होता है और जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे हैं Cu, Fe, Ag, Mg और जितनी भी मिश्र धातुएं आती हैं वो सब के सब, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। तो इस तरीके से आप इनके बीच चाहें तो अंतर भी लिख सकते हैं और साथ में इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो कैसे लगी ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है।